कल तक हम आपको बतलाते नॉन आइडियल सॉल्यूशन के जनरल कैरेक्टर के बारे में, यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं, यानी अनादर्श विलयन क्या है, उनके जनरल कैरेक्टर्स के बारे में। यानी उसमें यह बताया था कि वैसे सॉल्यूशन जो किसी भी मात्रा एवं तापक्रम पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं, वे अनादर्श विलयन कहलाते हैं। फिर यह भी बतलाए थे कि एक अनादर्श विलयन में मौजूद, यानी एक अनादर्श विलयन में मौजूद जो अवयव होते हैं उनके आकार, आकृति एवं गुण असमान होते हैं, है ना। ये सब अनादर्श विलयन में बतलाए थे। आज हम आपको बतलाएंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। ये टिपिकल क्वेश्चन है, कोई भी सीनियर भी आपसे पूछ सकते हैं आदर्श एवं अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं। तो कभी पूछ सकते हैं आदर्श एवं अनादर्श विलयन में कोई दो अंतर लिखें। तो आज उसी के बारे में बात कर रहे हैं, डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, है ना। देखिए ये आज है लेक्चर 7। लेक्चर 7 टॉपिक है डिफरेंस differences between ideal and non-ideal solutions. Difference between ideal and non-ideal solutions, यानी आज हम आपको बतलाएंगे आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर के बारे में, है ना। तो इसे इस तरीके से लिख लेंगे। ऐसे इसका हिंदी हो गया आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। बाईं तरफ बना दिया आइडियल सॉल्यूशन, बाईं तरफ बना दिए आइडियल सॉल्यूशन। दाईं तरफ बना देंगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन एवं नॉन आइडियल सॉल्यूशंस में अंतर, ये बाईं तरफ आइडियल, दाईं तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन लिखा। आइडियल सॉल्यूशन में, यानी आइडियल सॉल्यूशन के तरफ नंबर 1 में लिखा इट ओबे राउल्स लॉ, ये रहा इट obey Raoult's law at all concentration and temperature।
It obey Raoult's law at all concentration and temperature. इधर हो गया नंबर 1 में it does not obey Raoult's law at any concentration and temperature. देखिए बोर्ड पे ये इसका हिंदी हो गया आदर्श एवं अनादर्श विलयन में अंतर। यहां पे लिखा बाईं तरफ आइडियल सॉल्यूशन आदर्श विलयन, दाईं तरफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलयन। आदर्श विलयन के तरफ नंबर 1 में लिखा इट ओबे Raoult's law at all concentration and temperature। इसका हिंदी रहा यह बाईं तरफ की बोल रहा यह प्रत्येक मात्रा एवं तापक्रम पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इसका हिंदी हो गया यह प्रत्येक मात्रा एवं तापक्रम पर राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। दाईं तरफ जो लिखे हैं उसका हिंदी हो गया यह किसी भी मात्रा एवं तापक्रम पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। यह किसी भी मात्रा एवं तापक्रम पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। अब देखिए नंबर 2 हो गया आइडियल सॉल्यूशन में नंबर 2 इन सच solution present both component having similar shape, size and character. In such solution present both component having similar shape, size and character। इसका हिंदी हो गया ऐसे विलयन में मौजूद दोनों अवयव के ऐसे विलयन में मौजूद दोनों अवयव के आकार आकृति एवं गुण समान होते हैं। ऐसे विलयन में मौजूद दोनों अवयव के आकार आकृति एवं गुण समान होते हैं। ये तो हम कल आइडियल सॉल्यूशन में भी बतलाए थे, है ना। इधर दाईं तरफ नॉन आइडियल की तरफ हुआ इन सच सॉल्यूशन प्रेजेंट बोथ कंपोनेंट having different present both component having different shape, size
and character। दाईं तरफ लिखा in such solution present both component having different shape, size and character। इसका हिंदी हो गया, दाईं तरफ का हिंदी बोल रहे हैं, ऐसे बिलियन में मौजूद दोनों अवयव के, ऐसे बिलियन में मौजूद दोनों अवयव के आकार, आकृति एवं गुण असमान होते हैं। ऐसे बिलियन में मौजूद दोनों अवयव के आकार, आकृति एवं गुण असमान होते हैं। ठीक, नंबर 3 लिखा। तीसरा में ये भी आप जोड़ सकते हैं कि आदर्श बिलियन में मौजूद दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल शुद्ध अवयव के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के बराबर होते हैं। यानी जैसे एक बिलियन में 2 अवयव है तो दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल पहला अवयव के अणुओं के बीच या दूसरा अवयव के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल के समान होते हैं, तो वे हमेशा आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, है ना। जैसे मैं यूं कह रहा हूं कि ए बी प्रकार का एक 2 अवयवी बिलियन है, जिसमें ए हाइफन बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल ए हाइफन ए एवं बी हाइफन बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल समान होते हैं, तो ऐसे बिलियन हमेशा आदर्श होंगे, और यदि ये सब समान नहीं होंगे तो अनादर्श होंगे। तो तीसरा में आप कह सकते हैं कि इन सच सॉल्यूशन इंटरएक्शन बिटवीन, यानी 3rd में हुआ इन सच सॉल्यूशन interaction between both component becomes similar as interaction operates among molecule of pure component। In such solution, interaction between both components becomes similar as interaction operates among molecule of pure component। फुल स्टॉप। इसका हिंदी लिखिए, ऐसे बिलियन में मौजूद दोनों अवयव के बीच, ऐसे बिलियन में मौजूद दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल, ऐसे बिलियन में मौजूद दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल शुद्ध अवयव के अणु के बीच
शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल के शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल के समान होते हैं, समान होते हैं। ठीक, इधर उसका उल्टा हो जाएगा। नंबर 3 में हो गया, इन such solution interaction between both component becomes different from interaction operates among molecule of pure कंपोनेंट। यानी दाईं तरफ मैंने लिखा इन सच सॉल्यूशन इंटरएक्शन बिटवीन बोथ कंपोनेंट becomes different from interaction operates among molecule of pure component। नंबर 3 का हिंदी हो गया। दाईं तरफ, बाईं तरफ तो लिखाई दिया, दाईं तरफ का देखिए, ऐसे बिलियन में मौजूद दोनों अवयव के बीच, ऐसे बिलियन में मौजूद दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल, ऐसे बिलियन में मौजूद दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल शुद्ध अवयव के अणु के बीच, शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले, शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल से अलग होते हैं। शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल से अलग होते हैं। ठीक, ये 3 अंतर हुआ। और भी अंतर बता रहा है, तो जिसे लगेगा कि सर इतना अंतर है ना, अभी तो 3 ही है और बता रहे थे, तो हम कह रहे हैं कि कोई 2 या मैक्सिमम 3 अंतर आपको याद रखनी है। लेकिन अगर सब अंतर याद रखते हैं तो और बढ़िया है कि किसी प्रकार के प्रॉब्लम को आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। अरे और कोई बहुत खड़ा नहीं है, अरे आइडियल सॉल्यूशन पहले मैंने परिचय दिया, उससे से पॉइंट निकाला ना, आइडियल का परिचय भी कल हम आपको दिए थे, उससे से पॉइंट निकाले हैं, है ना। तो याद रखना आसान है, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट तो आपको याद रखना होगा। टोटल हम 6 अंतर कर रहे हैं, कोई 2 जो आपको आसान लगे वो याद रखेंगे। हम तो कहेंगे फर्स्ट याद रखें तो डिफरेंशियल में भी काम आ जाएगा और अंतर में भी काम आ जाएंगे। ठीक, बस अब इसके बाद आगे बता रहे हैं। ठीक, ये चौथा अंतर रहा। कहेंगे बाईं तरफ आइडियल था, तो देख ही रहे थे, आइडियल की तरफ चौथा हुआ फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर 0 बिकॉज
भी सॉलिड प्लस भी सॉल्वेंट बराबर भी सॉल्यूशन। यानी मैंने कहा फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर 0 बिकॉज भी सॉलिड प्लस भी सॉल्वेंट बराबर भी सॉल्यूशन भी फॉर वॉल्यूम। यानी हिंदी रह गया, ऐसे बिलियन के लिए, ऐसे बिलियन के लिए डेल्टा भी मिक्सिंग, अंग्रेजी में ही रहेगा, ऐसे बिलियन के लिए डेल्टा भी मिक्सिंग का मान 0 होते हैं। ऐसे बिलियन के लिए डेल्टा भी मिक्सिंग का मान 0 होते हैं। फुल स्टॉप, पाराक्षर करके लिखेंगे, क्योंकि 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 ऐसे बिलियन का कुल आयतन, क्योंकि ऐसे बिलियन का कुल आयतन इनके निर्माण में भाग लेने वाले, इनके निर्माण में भाग लेने वाले घुल एवं घोलक के कुल आयतन के योग के बराबर होते हैं। इनके निर्माण में भाग लेने वाले घुल एवं घोलक के कुल आयतन के योग के बराबर होते हैं। फुल स्टॉप। ठीक, यानी मैंने ये कहा होगा कि अगर मान लिया जाए आप 25 मिलीलीटर घुल एवं 50 मिलीलीटर घोलक को मिलाते हैं और यदि इस दौरान 75 मिलीलीटर 75 मिलीलीटर सॉल्यूशन बनते हैं तो इसका मतलब होगा ऐसे सॉल्यूशन आइडियल हैं। तो वही लिखा, जितना सॉलिड का वॉल्यूम है, जितना सॉल्वेंट का वॉल्यूम है, उन दोनों के योग के बराबर सॉल्यूशन का वॉल्यूम होगा, तब वो आइडियल है। और यदि सॉलिड का वॉल्यूम प्लस सॉल्वेंट का वॉल्यूम नॉट इक्वल टू सॉल्यूशन का वॉल्यूम मीन्स वो नॉन आइडियल होंगे। यानी कहने का मतलब हो ना कि यदि आप 15 मिलीलीटर घुल और 25 मिलीलीटर घोलक को मिलाते हैं और यदि इस दौरान 40 मिलीलीटर से कम या 40 मिलीलीटर से ज्यादा आयतन घोल का निर्माण हुए तो ऐसे सॉल्यूशन नॉन आइडियल होंगे। यानी नॉन आइडियल की स्थिति में क्या ना कि आप जो सॉलिड मिलाएं, यानी सॉलिड का जो वॉल्यूम हुआ और सॉल्वेंट का वॉल्यूम हुआ, उन दोनों के योग के बराबर सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं होगा। या तो उनसे कुछ ज्यादा हो जाएगा या उनसे कुछ कम होंगे, तब वो नॉन आइडियल के कैरेक्टर को शो करेंगे। तो इधर हो गया, दाईं साइड में हो गया नंबर 4, फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा भी मिक्सिंग not equal to 0 because भी solid plus और भी solvent not equal to भी solution। यानी अभी ना बताया कि सॉलिड का वॉल्यूम और सॉल्वेंट का वॉल्यूम दोनों के योग के बराबर
सॉल्यूशन का वॉल्यूम नहीं हुआ तो वे नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। तो हिंदी हो गया, ऐसे विलयन के लिए डेल्टा भी मिक्सिंग का मान शून्य नहीं होते हैं। ऐसे विलयन के लिए डेल्टा भी मिक्सिंग का मान शून्य नहीं होते हैं। फुल स्टॉप करेक्शन खरीदना, क्योंकि ऐसे घोल का कुल आयतन इनके निर्माण में प्रयुक्त घुल एवं घोलक के कुल आयतन के योग से अलग होते हैं। लिख लिए। अब देखिए नंबर 5 हुआ, फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा H मिक्सिंग बराबर शून्य। फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा H मिक्सिंग बराबर शून्य। इसका हिंदी हो गया, ऐसे विलयन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग का मान शून्य होते हैं। ऐसे विलयन के लिए डेल्टा H मिक्सिंग का मान शून्य होते हैं। देखिए अंतर में व्याख्या नहीं कर रहा कि डेल्टा H मिक्सिंग का मान शून्य क्यों होते हैं। समझने के लिए हम बता देते हैं कि देखिए हमने क्या कहा कि एक आइडियल सॉल्यूशन के निर्माण में भाग लेने वाले दोनों अवयव के आकार, आकृति एवं गुण, यानी दोनों अवयव के नेचर समान होते हैं, है ना। तो जब दोनों अवयव के नेचर समान होंगे तो जब दोनों अवयव को मिलाया जाएगा तो उस अवस्था में न तो ऊष्मा मुक्त होगी और न ही ऊष्मा अवशोषित होगी। क्या नहीं समझा? हमने ये कहा कि जैसा कि आपने पढ़ा कि एक आदर्श विलयन के निर्माण में भाग लेने वाले दोनों अवयव के नेचर समान होते हैं, प्रकृति समान होते हैं। तब जब दोनों के प्रकृति समान होंगे, तब जब दोनों को मिलाया जाएगा तो उस अवस्था में है ना कुछ भी ऊष्मा न तो उत्सर्जित होंगे और न ही अवशोषित होंगे। यहाँ H फॉर हीट है, डेल्टा का मतलब चेंज है। ऐसे तो आप जानते हैं कि डेल्टा H को इंथाल्पी चेंज भी कहते हैं। ठीक, तो ये आइडियल सॉल्यूशन में समान कैरेक्टर के कारण जब दोनों कंपोनेंट मिले तो ना तो ऊष्मा मुक्त हुआ और ना ही अवशोषित हुआ। लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में चूंकि दोनों अवयव के नेचर अलग हैं, फलतः जब मिलेंगे तो उस अवस्था में या तो ऊष्मा मुक्त होगी या ऊष्मा अवशोषित होगी, है ना। तो इस तरीके से डेल्टा H मिक्सिंग का मान शून्य नहीं होगा। तो दाईं तरफ लिखना आपको, फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा H मिक्सिंग नॉट इक्वल टू 0। यानी फिर हम आपको बता रहे हैं कि जानते हैं कि एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन के निर्माण में भाग लेने वाले दोनों अवयव के
पराकृति अलग है। तो जब पराकृति अलग है तो दोनों को आपस में मिलाइएगा तो उस अवस्था में पराकृति अलग होने के कारण जब वो आपस में मिलेंगे तो उस दौरान या तो ऊष्मा मुक्त होगा या ऊष्मा अवशोषित होगी। ठीक, अगला अंतर है नंबर 6, इन सच सॉल्यूशन present both component obey Raoult's law. In such solution present both component obey Raoult's law, that is Pa बराबर P डिग्री A इंटू एक्स ए, PB बराबर P डिग्री B इंटू एक्स बी, एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ solution P, total vapor pressure of solution P बराबर PA प्लस PB बराबर P डिग्री A इंटू एक्स ए प्लस P डिग्री B इंटू एक्स बी। ठीक, यानी इसमें यह कहा in such solution present both component obey Raoult's law, यानी ऐसे विलयन में मौजूद प्रत्येक अवयव और राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। ऐसे विलयन में मौजूद प्रत्येक अवयव राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। अर्थात Pa बराबर P डिग्री A इंटू एक्स ए, नीचे Pb बराबर P डिग्री B इंटू एक्स बी, यहाँ लिखा एवं घोल के कुल वाष्प दाब एवं घोल के कुल वाष्प दाब ब्रैकेट में P बराबर Pa प्लस Pb, उस नीचे बराबर P डिग्री A इंटू एक्स ए प्लस P डिग्री B इंटू एक्स बी। ठीक, तो वो मैंने आपको आइडियल सॉल्यूशन में ही बता रखा था कि एक आदर्श विलयन में मौजूद दोनों अवयव के आंशिक वाष्प दाब और राउल्ट के उम्मीद के बराबर होते हैं। तो यहां पर लिखें Pa जो है कंपोनेंट ए के पार्शियल वेपर प्रेशर है, P डिग्री A जो है कंपोनेंट ए के प्योर स्टेट में शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर है, एक्स ए जो है कंपोनेंट ए के मोल फ्रैक्शन है, मोल प्रभाज है। वैसे ही Pb जो है अवयव B के पार्शियल वेपर प्रेशर है, अवयव B की आंशिक वाष्प दाब है। ये P डिग्री B जो है अवयव B के शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, और XB जो है अवयव B के मोल प्रभाज है ना। तो इसमें यही था कि ऐसे सॉल्यूशन में मौजूद प्रत्येक अवयव राउल्ट के नियम का पालन करते हैं। इधर हो गया नंबर 6 में इन
such solution no any component obey Raoult's law. In such a solution, no any component obey Raoult's law, that is PA not equal to P degree A into XA, PB not equal to P degree B into XB, and total V dot B मतलब वेपर प्रेशर, and total vapor pressure of solution P बराबर PA प्लस PB not equal to P degree A into XA प्लस P degree B into XB, P डिग्री B into XB। हिंदी रह गए नंबर 6 का दाईं तरफ वाले का। ऐसे बिलियन में मौजूद कोई भी अवयव, ऐसे बिलियन में मौजूद कोई भी अवयव राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। ऐसे बिलियन में मौजूद कोई भी अवयव राउल्ट के नियम का पालन नहीं करते हैं। पराचय करके अर्थात PA नॉट इक्वल टू P डिग्री A इंटू XA। हिंदी अंग्रेजी कॉमन है। PB नॉट इक्वल टू P डिग्री B इंटू XB, ये भी हिंदी अंग्रेजी कॉमन है। इसका हिंदी हो जाएगा यहाँ पे एवं घोल के कुल वाष्प दाब, एवं घोल के कुल वाष्प दाब ब्रैकेट में P बराबर PA प्लस PB बराबर PA प्लस PB नॉट इक्वल टू P डिग्री A इंटू XA प्लस P डिग्री B इंटू XB। तो हिंदी कॉमन रह गया। यानी मैंने कहा कि जो नॉन-आइडियल सॉल्यूशन होंगे उसमें मौजूद कोई भी अवयव राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेंगे, है ना। यानी कि किसी भी अवयव के आंशिक वाष्प दाब, जो कि अवयव A और B का आंशिक वाष्प दाब क्रमशः P और PB है, कोई भी अवयव का आंशिक वाष्प दाब जो है राउल्ट के नियम के बराबर नहीं होंगे। ठीक, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अंतर। मैंने आपको टोटल 6 अंतर बताया। आप यानी कम से कम 2 अंतर याद रखेंगे, और ऐसे टोटल याद रखते तो और अच्छा है, लेकिन कम से कम 2 अंतर तो आपको याद रखना होगा। एक डेफिनेशन याद रखिए और एक कोई जो आपको आसान लग रहा है वो याद रखिए, लेकिन हम तो कहें टोटल याद रखिए, बेटर रहेगा, है ना। और इसका क्वेश्चन ऐसे रहता है कि राइट डिफरेंसेस बिटवीन आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, यानी आदर्श एवं अनादर्श बिलियन में अंतर लिखें। तो उस अवस्था में एक तरफ आइडियल दूसरे तरफ नॉन आइडियल लिख करके कोई 2 अंतर, ज्यादा कुछ रहा तो 3 अंतर तक लिखेंगे। जो आपको आसान लगे वही 2 या 3 अंतर आपको वहां पे लिखना होगा। ठीक, बस ये आइडियल सॉल्यूशन समाप्त हो गए। इसका ग्राफ मैंने पहले ही बता दिया था आइडियल सॉल्यूशन के लिए, उसका एग्जांपल भी था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में केवल जनरल बताया ग्राफ ने, तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के प्रकारों में हम आपको ग्राफ और एग्जांपल अलग से देंगे। ठीक, अब हम आपको बतला रहे हैं
नॉन आइडियल सॉल्यूशन के प्रकार के बारे में, अनादर्श विलयन के प्रकार के बारे में। जैसा कि आपने पढ़ा कि एक अनादर्श विलयन एक नॉन आइडियल सॉल्यूशन में मौजूद या एक अनादर्श विलयन के पास दाब जो होते हैं वो राउल्ट के नियम के बराबर नहीं होते हैं। पढ़े ना कि एक अनादर्श विलयन का पास दाब राउल्ट के नियम के बराबर नहीं होते हैं। इसका मतलब क्या, या तो राउल्ट के नियम से ज्यादा होंगे या राउल्ट के नियम से कम होंगे। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि राउल्ट के नियम के आधार पर अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा जा सकता है ना। एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनके लिए वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से ज्यादा होंगे, और दूसरा एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनके लिए वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से कम होंगे। यानी मैं आपको यूं कह रहा हूं कि जैसा कि आपने पढ़ा कि एक अनादर्श विलयन के वाष्प दाब जो है राउल्ट के नियम के बराबर नहीं होते हैं। मतलब साफ है, या तो राउल्ट के नियम से ज्यादा होगा या राउल्ट के नियम से कम होंगे। तो इसी आधार पर है ना कि राउल्ट के नियम से ज्यादा या कम, इसी आधार पर यानी राउल्ट के नियम के आधार पर नॉन आइडियल सॉल्यूशन को दो भागों में बांटा जा सकता है ना। एक तो एक ऐसे समझ सकते हैं कि एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनके वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से ज्यादा होंगे, और एक ऐसा नॉन आइडियल सॉल्यूशन जिनके लिए वाष्प दाब का मान राउल्ट के नियम से कम होंगे। तो यही हम बता रहे हैं। टॉपिक यहां से चेंज हो रहा है, बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस के बारे में। तो टॉपिक हो गया टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन आइडियल classification of non-ideal solution। classification of non-ideal solutions हिंदी हो गया अनादर्श विलयन के वर्गीकरण। हिंदी हो गया अनादर्श विलयन के वर्गीकरण। अनादर्श विलयन के वर्गीकरण। तो ये रह गए ऑन द बेसिस ऑफ राउल्ट्स लॉ non-ideal, on the basis of Raoult's law, non-ideal solutions are classified into two parts. On the basis of Raoult's law, non-ideal solutions are classified into two parts. नंबर ए रहा नॉन आइडियल solution showing positive deviation. Non-ideal solution showing positive deviation
फ्रॉम अराउल्स लॉ। नंबर बी हो गया नॉन आइडियल सॉल्यूशन showing negative deviation from Arrows law। देखिएगा, ये मैंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशंस on the basis of Raoult's law। Non-ideal solutions are classified into two parts। Number A, non-ideal solution showing positive deviation from Raoult's law। Number B, non-ideal solution showing negative deviation from Raoult's law। जो हिंदी लिखेंगे वो ये रहा, ये तो टॉपिक है, मतलब टॉपिक चेंज के वो बताए। इसका हिंदी हो गया अनादर्श विलयन के वर्गीकरण। अनादर्श विलयन के वर्गीकरण। अनादर्श विलयन के वर्गीकरण। हेडिंग है, अंडरलाइन कीजिए, नीचे लैंग्वेज दीजिए। राउल्ट के हिंदी में भी राउल्ट ही होंगे। राउल्ट के नियम के आधार पर, राउल्ट के नियम के आधार पर अनादर्श विलयन को, राउल्ट के नियम के आधार पर अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। राउल्ट के नियम के आधार पर अनादर्श विलयन को दो भागों में बांटा जाता है। हाइफन देके छोड़िए। नंबर ए का हिंदी हो गया, नंबर ए का हिंदी हुआ राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन। राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन। नंबर बी का हिंदी हो गया राउल्ट के नियम से, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन। राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन। लिख लिए। अब ए और बी आपने लिखा, ए का हेडिंग दे दीजिए आप अलग से, ए का हेडिंग बना दीजिए, फिर से ए का हेडिंग बना दीजिए, पहले ए बताएंगे तब ना बताएंगे। तो ए का हेडिंग बना दीजिए, बना दिए, एक हेडिंग बन गया, ये रहा। एक हेडिंग बना दिए। तो मैं यूं बता रहा हूं, राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के बारे में ध्यान से समझिएगा, ध्यान से सुनिएगा तो बहुत आसानी से समझ जाएगा। यानी यूं करें, ध्यान से कहेंगे वैसे अनादर्श विलयन, वैसे अनादर्श विलयन जिनमें दोनों अवयव के बीच
लगने वाले आकर्षण बल शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कमजोर हों। यानी मैंने कहा वैसे अनादर्श विलयन जिनमें दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कमजोर होंगे, तो इस अवस्था में इन दोनों अवयव के ज्यादा से ज्यादा अणु बाष्प बनकर उड़ेंगे। जब दोनों अवयव के ज्यादा से ज्यादा अणु बाष्प बनकर उड़ेंगे तो प्रत्येक अवयव के जो बाष्प दाब है राउल्ट के नियम से, राउल्ट के उम्मीद से ज्यादा हो जाएंगे और इस तरह घोल के कुल बाष्प दाब भी राउल्ट के नियम से ज्यादा होंगे और वो धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन होंगे। यानी मैं यूं कह रहा हूं, ऐसे समझिए कि यदि ए बी पराकार का कोई विलयन है जिसमें ए हाइफन बी, यानी ए बी पराकार का विलयन है जिनमें ए बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल ए बी हाइफन बी, यानी ये जो आकर्षण बल है, इस आकर्षण बल और इस आकर्षण बल से कमजोर है। तो जैसे ये आकर्षण बल ज्यादा है, ये आकर्षण बल ज्यादा है, लेकिन ये आकर्षण बल कम है, तो ए और बी के ज्यादा से ज्यादा अणु बाष्प बनकर उड़ेंगे। राउल्ट उसको ठोकते रह जाएगा, बोलते रह जाएगा कि रुको रुको रुको, लेकिन वो तो एकदम स्पीड में बाष्प बनकर उड़ते चला जाएगा। इस तरीके से ये इनके यानी ये भी पराकार के विलयन का बाष्प दाब राउल्ट की उम्मीद से ज्यादा होंगे और ये धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन हो जाएंगे, है ना। तो इसमें यही कहेंगे कि वैसे अनादर्श विलयन जिनमें दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल शुद्ध अवयव के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कमजोर होंगे, तो उनके ज्यादा से ज्यादा अणु बाष्प बनकर उड़ेंगे। जब ज्यादा से ज्यादा अणु बाष्प बनकर उड़ेंगे तो उन अणुओं के बाष्प दाब का मान राउल्ट के उम्मीद से ज्यादा होगा और वे राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन होंगे। तो इसमें ये डिफरेंसेस की बात कर रहा है, देखिएगा। कहेंगे those non-ideal solution in which those non-ideal solution in which those non-ideal solution in which interaction between both component becomes weaker than those non-ideal solution in which interaction between both component becomes weaker than interaction operates among molecule of interaction operates among
molecule of pure component, then more and more molecule, then more and more molecule of both component takes part in evaporation. More and more molecule of both component takes a part in evaporation. Then more and more molecule of both component takes a part in evaporation. Full stop करना. In this way, partial vapor pressure of partial vapor pressure of both component. In this way, partial vapor pressure of both component becomes more than Raoult's law. Full stop. As a result, total vapor pressure of solution also becomes more than Raoult's expect, and so positive deviation, and so positive deviation. Full stop. लिखिए इसे. यानी ये लिखा those non-ideal solution in which interaction between both component becomes weaker than interaction operates among molecule of pure component, then more and more molecule of both component takes a part in evaporation, yani in vapor pressure. In this way, partial vapor pressure of both component becomes more than Raoult's law. As a result, total vapor pressure of solution also becomes more than Raoult's expect, and so positive deviation. यानी जो हिंदी लिखेंगे उन्हें हम लिखाते रहे, बताते रहे. हालांकि टॉप टॉपिक है ये, आपसे कोई सीनियर पूछ सकते हैं या आप अपने जूनियर को सिखा सकेंगे जब उनका ये क्वेश्चन होगा कि राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं, है ना. तो ऐसे ही आपको उन्हें बताना है. का हिंदी ये रहा, ये तो ये है, इसका हिंदी ये तो हेडिंग है, इसका हिंदी पहले बोल रखा था, फिर बोल रहा है इसका हिंदी. और राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन.
राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन, यहां से हिंदी हो गया। वैसे अनादर्श विलयन लिखे, वैसे अनादर्श विलयन, वैसे अनादर्श विलयन जिनमें दोनों अवयव के बीच, वैसे अनादर्श विलयन जिनमें दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल, वैसे अनादर्श विलयन जिनमें दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल शुद्ध अवयव के अणु के बीच, शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले, शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल से, शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कमजोर होते हैं, शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कमजोर होते हैं, तो दोनों अवयव के ज्यादा से ज्यादा अणु, तो दोनों अवयव के ज्यादा से ज्यादा अणु, तो दोनों अवयव के ज्यादा से ज्यादा अणु बाष्पीकृत होते हैं, दोनों अवयव के ज्यादा से ज्यादा अणु बाष्पीकृत होते हैं। फुल स्टॉप। इस तरह दोनों अवयव के आंशिक वाष्प दाब, इस तरह दोनों अवयव के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से, इस तरह दोनों अवयव के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होते हैं। इस तरह दोनों अवयव के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होते हैं। फुल स्टॉप। परिणाम स्वरूप घोल के कुल वाष्प दाब भी, परिणाम स्वरूप घोल के कुल वाष्प दाब भी राउल्ट के उम्मीद से, परिणाम स्वरूप घोल के कुल वाष्प दाब भी राउल्ट के उम्मीद से अधिक होते हैं, राउल्ट के उम्मीद से अधिक होते हैं, एवं धनात्मक विचलन दिखाते हैं, एवं धनात्मक विचलन दिखाते हैं। फुल स्टॉप। यानी मैंने यही ना कहा, इसको एग्जाम्पल से भी स्पष्ट कर देते हैं कि वैसे विलयन जिनमें दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल शुद्ध अवयव के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कमजोर होंगे, तो उन दोनों अवयव के ज्यादा से ज्यादा अणु वाष्प बनकर उड़ेंगे, है ना। जब ज्यादा से ज्यादा अणु वाष्प बनकर उड़ेंगे तो ज्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करेगा ही। इस तरह प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होंगे, फलतः
ऐसे घोल के कुल वाष्प दाब भी राउल्ट के नियम से अधिक होंगे और ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन कहलाएंगे। ठीक, इसे हम एग्जाम्पल से स्पष्ट कर दे रहे हैं। इसी को एग्जाम्पल से स्पष्ट करते हैं। देखिए, ये राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन का जनरल एग्जाम्पल से हम आपको क्लियर कर रहे हैं। यानी उसके बाद पहला चिन्ह हो जाएगा, स्टार का चिन्ह देकर ये लिखे जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, AB type of binary solution, for example, AB type of binary solution in which interaction between AB becomes interaction between AB becomes weaker, interaction between AB becomes weaker than interaction operates among weaker than interaction operates among molecule of pure A and pure B, then more and more molecule of A and B takes part in evaporation. More and more molecule of A and B takes part in evaporation and produces more vapor and produces more vapor pressure. Full stop. In this way, partial vapor pressure of each component becomes more. Partial vapor pressure of each component becomes more than Raoult's law, and so positive deviation from it. देखिएगा बोर्ड पे। For example, AB type of binary solution in which interaction between A hyphen दिया AB becomes weaker than interaction operates among molecule of pure A hyphen A and pure B hyphen B, then more and more molecule of A and B
takes part in evaporation and produces more vapor pressure. In this way, partial vapor pressure of each component becomes more than Raoult's law, and so positive deviation from it. हिंदी रह गए जिनको हिंदी लिखना लिखेंगे। उदाहरण के तौर पर ए बी, जैसे लिखा है भी बिल्कुल वैसे ही। उदाहरण के तौर पर ए बी प्रकार के द्विआव्ययी विलयन, ए बी प्रकार के द्विआव्ययी विलयन, ए बी प्रकार के द्विआव्ययी विलयन जिनमें ए हाइफन बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल, जिनमें ए बी के बीच लगने वाले आकर्षण बल शुद्ध ए हाइफन ए एवं शुद्ध बी हाइफन बी, शुद्ध ए हाइफन ए एवं शुद्ध बी हाइफन बी के अणु के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कमजोर होते हैं। तो ए एवं बी के ज्यादा से ज्यादा अणु, तो ए एवं बी के ज्यादा से ज्यादा अणु वाष्प बनकर उड़ते हैं। ए एवं बी के ज्यादा से ज्यादा अणु वाष्प बनकर उड़ते हैं एवं ज्यादा वाष्प दाब उत्पन्न करते हैं, इस तरह प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से, इस तरह प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के नियम से अधिक होते हैं, राउल्ट के नियम से अधिक होते हैं एवं ये धनात्मक विचलन दिखाते हैं, लिख लिया ना। ठीक, अब देखिए क्या करना है, क्लोज हो जाएंगे। कहेंगे दैट इज फॉर सच सॉल्यूशन, या कहेंगे दैट इज इन सच सॉल्यूशन, अर्थात ऐसे विलयन में
ये देखिएगा पीए, यानी मैंने कहा प्रत्येक अवयव के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट के उम्मीद से ज्यादा होगा, तब पीए ग्रेटर देन पी डिग्री ए इंटू एक्स ए एंड पीबी ग्रेटर देन पी डिग्री बी इंटू एक्स बी, यानी अवयव ए के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट की उम्मीद से ज्यादा, अवयव बी के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट की उम्मीद से ज्यादा, एंड टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सच solution and total vapor pressure of such solution bracket में P becomes always more than P डिग्री A into XA जोड़ P डिग्री B इंटू एक्स बी। देखिएगा ये तो हिंदी अंग्रेजी कॉमन इन सच सॉल्यूशन ऐसे बिलियन में या फॉर सच सॉल्यूशन ऐसे बिलियन के लिए, तो पी ए ये हिंदी अंग्रेजी कॉमन रहेगा वो पी ए ग्रेटर देन पी डिग्री ए इंटू एक्स ए, पी बी ग्रेटर देन पी डिग्री बी इंटू एक्स बी, खाली इसका हिंदी हो जाएगा एवं ऐसे घोल के कुल वाष्प दाब एवं ऐसे घोल के कुल वाष्प दाब एवं ऐसे घोल के कुल वाष्प दाब ब्रैकेट में P हमेशा P डिग्री A इंटू एक्स ए प्लस P डिग्री B इंटू एक्स बी से अधिक होते हैं। P डिग्री A इंटू एक्स ए प्लस P डिग्री B इंटू एक्स बी से अधिक होते हैं। लिख लिया ना, ठीक। यानी मैंने ये कहा कि जब दोनों अवयव के बीच लगने वाले आकर्षण बल शुद्ध अवयव के अणुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल से कमजोर थे, तो दोनों अवयव के ज्यादा से ज्यादा अणु वाष्प बनकर उड़े। इस तरह दोनों अवयव के आंशिक वाष्प दाब राउल्ट की उम्मीद से ज्यादा रहा और टोटल वाष्प दाब भी हमेशा राउल्ट की उम्मीद से अधिक होते हैं, ठीक। तो इस तरीके से नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो कि पॉजिटिव यानी राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन से आप क्या समझते हैं, है ना? उनके लिए उनके आंसर में इतना शामिल होगा कि इसे कहते हैं वो जनरल और बाकी एग्जाम्पल और यहां तक आपको लिखना है, ठीक। अब हम आपको बात कर रहे हैं यानी इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में। अब इसमें हम आपको राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के कुछ महत्वपूर्ण गुणों को बता देते हैं, है ना। बस दो केवल कैरेक्टर बताते हैं, ऐसे लगेगा कि इतना लॉन्ग कर रहे हैं सर तो बोरिंग लगेगा, लेकिन एक बार सीख लीजिए तो फिर कोई परेशानी भी नहीं होगा। देखिए जनरल कैरेक्टर तक आज कर देते हैं केवल, यानी टॉपिक चेंज हो गया, स्टार्ट दे दिए। सम important character of positive deviation showing non
आइडियल solution. Some important character of positive deviation showing non-ideal solution. यानी धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के कुछ महत्वपूर्ण गुण के बारे में। हिंदी हो गया धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के कुछ महत्वपूर्ण गुण। धनात्मक विचलन दिखाने वाले अनादर्श विलयन के कुछ महत्वपूर्ण गुण। तो पहला गुण ये रहा, नंबर 1, कहेंगे फॉर such solution डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव। फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव। because भी सॉलिड प्लस भी सॉल्वेंट से ज्यादा हो गया भी सॉल्यूशन। देखिएगा पहले हिंदी उसमें समझा देता। यानी ऐसे विलयन के लिए ये हिंदी में कॉमन है, डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव, इतने लिखना है हिंदी में भी। यानी हिंदी में खाली होगा ऐसे विलयन के लिए, फिर ये अंग्रेजी में लिखे जाएंगे डेल्टा भी मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव, और यहां पर खाली लिखाएगा क्योंकि, बाकी अंग्रेजी में भी सॉलिड प्लस भी सॉल्वेंट लेस देन भी सॉल्यूशन। यानी समझने के लिए अब ये रहा कि ऐसे विलयन के लिए डेल्टा भी मिक्सिंग का मान पॉजिटिव होते हैं। यानी मतलब ये हुआ कि आप सॉलिड का जितना आयतन मिलाएंगे, सॉल्वेंट का जितना आयतन मिलाएंगे, जब इन दोनों को आपस में मिलाया जाएगा तो बने विलयन का आयतन इन दोनों अवयव के वॉल्यूम के योग से ज्यादा हुआ तो वे यानी धनात्मक विचलन दिखाने वाले नॉन आइडियल सॉल्यूशन होंगे। आपको लगेगा कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कैसे ज्यादा होगा, तो वो हम आपको एग्जांपल से बताएंगे कि कैसे ज्यादा होगा। या फिर यूं समझिए कि ए और ए के बीच लगने वाला आकर्षण बल मजबूत था, बी और बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल भी मजबूत था। जब दोनों को मिला दिए तो विलयन ए बी बना, उनके बीच लगने वाले आकर्षण बल कमजोर हैं, तो अवयव ए और अवयव बी के अणु थोड़ा जो पहले ज्यादा कॉम्पैक्ट थे वो लूज हुए और ज्यादा वॉल्यूम को ऑक्युपाई करेंगे। तो इस तरीके से मैंने कहा ऐसे विलयन के लिए डेल्टा भी मिक्सिंग का मान धनात्मक होते हैं। लास्ट ये रहा फॉर सच सॉल्यूशन डेल्टा एच मिक्सिंग बराबर पॉजिटिव। ऐसे विलयन के लिए बाकी ऐसे लिखा जाएंगे डेल्टा एच मिक्सिंग का मान धनात्मक होते हैं। ऐसे विलयन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग का मान धनात्मक होते हैं। ठीक, अब इसमें एक लाइन केवल आउट से बता रहे हैं अलग करके, ये कैरेक्टर में नहीं लिखे जाएंगे,
केवल समझने के लिए हम आपको बता देते हैं कि ये डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव का मतलब क्या है ना। तो कहेंगे डेल्टा एच इन पॉजिटिव मीन्स जनरल एनर्जी इन नेगेटिव। डेल्टा एच इन पॉजिटिव मीन्स जनरल एनर्जी इन नेगेटिव। It means during formation of such solution, heat absorbed, that is formation of such solution becomes endothermic प्रोसेस। देखिए ध्यान से, बस संख्या में है, ये तो हिंदी अंग्रेजी कॉमन है, खाली यहां पर होगा इससे बिलियन के लिए डेल्टा एच मिक्सिंग का मान धनात्मक होते हैं। ये आउट है, ऐसे ही बता दिया समझने के लिए। ये डेल्टा एच यानी हीट चेंज, इंथैल्पी चेंज यानी एनर्जी चेंज एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो मैंने कहा डेल्टा एच धनात्मक का मतलब हुआ, डेल्टा एच धनात्मक का मतलब हुआ समान ऊर्जा ऋणात्मक। डेल्टा एच धनात्मक का मतलब हुआ समान ऊर्जा ऋणात्मक। इसका मतलब हुआ ऐसे विलयन के निर्माण के दौरान, इसका मतलब हुआ ऐसे विलयन के निर्माण के दौरान ऊष्मा अवशोषित होंगे, यानी यह एक ऊष्मा शोषी पराक्रिया होंगे। यानी कहने का मतलब यह है, पहले हिंदी लिख लीजिए कि डेल्टा एच के धनात्मक मान का अर्थ हुए, डेल्टा एच के धनात्मक मान का अर्थ हुए सामान्य ऊर्जा ऋणात्मक, सामान्य ऊर्जा ऋणात्मक। इनका अर्थ हुआ कि ऐसे विलयन के निर्माण के दौरान, ऐसे विलयन के निर्माण के दौरान ऊष्मा अवशोषित होते हैं, ऐसे विलयन के निर्माण के दौरान ऊष्मा अवशोषित होते हैं। अर्थात ऐसे विलयन का निर्माण, अर्थात ऐसे विलयन का निर्माण एक ऊष्मा शोषी, एक ऊष्मा शोषी, अवशोषी ऊष्मा शोषी पराक्रम होते हैं, एक ऊष्मा शोषी पराक्रम होते हैं, एक ऊष्मा शोषी पराक्रम होते हैं। फुल स्टॉप ब्रैकेट में। यानी मैंने ये कहा ना कि डेल्टा एच का मतलब, डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब वो समान ऊर्जा नेगेटिव, यानी ऐसे विलयन के निर्माण के दौरान ऊष्मा अवशोषित होगी। क्योंकि आपने खुद ही देखा ए और ए के बीच लगने वाला आकर्षण बल मजबूत था, बी और बी के बीच लगने वाला आकर्षण बल मजबूत था, लेकिन जब दोनों मिला तो आकर्षण बल कमजोर रहा। तब मजबूत आकर्षण बल कमजोर आकर्षण